बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। बात होगी क्रिकेट पे और उसके साथ साथ कौमी खेल हॉकी पे। पाकिस्तान में 19 फरवरी से आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मुनक्किद हुआ चाहती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां जो हैं वो कमोवेश मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन अभी तक मजमूई तौर पे जो पूरा एक शेड्यूल होता है उसका न सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, बल्कि भारतीय टीम जो है उसने पाकिस्तान आने से इनकार किया हुआ है। और वो ये चाहते हैं कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी जिस तरह से आज से कुछ साल कबल एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उसी तरह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी हाइब्रिड मॉडल पे हो और वो अपने सारे मैचेस किसी दूसरे मुल्क में खेलें या दुबई में खेलें। और दूसरी तरफ मतलब इस तरह की भी इत्तलात हैं कि कुछ हलकों की जानिब से ये तजवीज़ भी आई है कि रिवर्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी के तहत जो है ये मैचेस होने चाहिए और पाकिस्तान को इस पे बहुत ज़्यादा मतलब बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है रिवर्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी, उसका मतलब ये है कि अगर इंडिया नहीं भी आता तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया ज़रूर जाए, वहाँ पर मैचेस खेले। अगर वो इस तरह से मैचेस खेलेगा तो आईसीसी और दुनिया भर के जो शायकीन हैं, जो मुल्क हैं, उसमें उनके लिए एक मस्बत जो है वो रुझान पैदा होगा और पाकिस्तान के हवाले से जो क्रिकेटर्स हैं दुनिया भर के उनके दिलों में एक नरम गोशा पैदा होगा। और इसी तरह से भारत में अगर पाकिस्तान भारत की टीम को शिकस्त देता है तो फिर वहाँ पर ये जज्बा परवान चढ़ेगा कि भारत की टीम जो है वो भी पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में पाकिस्तान को शिकस्त दे। हालांकि ये चीज़ जो है बहुत मुश्किल है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भारत का हमेशा से रवैया रहा है उसको देखते हुए ये उम्मीद कम की जा सकती है कि अगर पाकिस्तान की टीम इस वक्त हाइब्रिड मॉडल पर मान भी जाए, जैसा कि जिसके आसार नज़र आ रहे हैं, और हम फिर रिवर्स साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी पे जाएं, यानी हम इसके बावजूद कि हम भारत के लिए हाइब्रिड मॉडल पर आमादा हो जाएं और वो जो है ना जाने आइंदा जो है पाकिस्तान के लिए मज़ीद मनफी चीज़ें पैदा ना करे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होगा और इसके लिए देखना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्या वो इस स्ट्रेटजी पे भी जा सकते हैं। लेकिन आम ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है इस स्ट्रेटजी पे नहीं जाएगा, इसलिए कि हमने इससे कबल भी भारत को देखा और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की। हमने देखा कि कई सालों कबल जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो सके। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी जिम्मेदारी है, आईसीसी पे भी जिम्मेदारी है और भारत पे भी जिम्मेदारी है कि वो संजीदा रवैया इख्तियार करे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस वक्त लग ऐसा रहा है कि आईसीसी जो है वो भारत के हाथों यरगमाल है। वैसे भी जय शाह जो हैं, जिनका ताल्लुक भारत से है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड के, तो वो जो हैं आजकल चेयरमैन हो गए हैं आईसीसी के। तो देखना ये हो गया कि उनका रवैया जो है फ्यूचर में किस तरह से होता है। क्या वो पूरे जो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं उनको साथ लेके चलते हैं या ख़ास तौर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो उस तरह का मुजाहरा नहीं करते जैसा कि उनको करना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल देखना यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है ज़ाहिर है जैसे 19 फरवरी से शुरू होना है, वो उसका मतलब तरीक़ाकार जो है क्या बनता है, किस तरह से शुरू होती है। लेकिन दूसरी जानिब जो अगर हम क्रिकेट टीम के हवाले से बात करें तो हाल ही में हमारी टीम ने जो है ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ न सिर्फ T20 सीरीज़ जीती बल्कि उसने ODI सीरीज़ भी जीती। और आजकल जो है हमारी टीम जनूबी अफ्रीका से T20 मैचेस की सीरीज़ खेल रही है। अगर जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, T20 के हवाले से बात की जाए, तो पाकिस्तान ने
T20 का जो रिकॉर्ड है अगर हम उसे देखें तो पाकिस्तान ने 12 मैचेस जीते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम जो है 11 मैचेस जीतने में कामयाब रही है। एक मैच जो है उसका नतीजा नहीं निकला, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि T20 में पाकिस्तान को थोड़ा सा एज हासिल है या कमोबेश ये बराबर की टीम है। लेकिन अगर आप ODI, जैसा कि ODI सीरीज़ भी अब होगी T20 सीरीज़ के बाद, तो अब तक पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 83 मैचेस हो चुके हैं, 83 मैचेस, जिसमें से पाकिस्तान ने 30 यानी 30 मैचेस जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 52 मैचेस जीते हैं, जबकि एक मैच जो है उसका नतीजा नहीं निकला। तो हम क्रिकेट पे ही बात करेंगे और उसके साथ साथ कौमी खेल हॉकी पे बात करेंगे, इसलिए कि हमारी जूनियर हॉकी टीम ने हाल ही में मस्कत में दूसरी पोजीशन हासिल की है। न सिर्फ दूसरी पोजीशन हासिल की बल्कि वो जो है अगला जो जूनियर वर्ल्ड कप होगा उसके लिए भी वो क्वालिफाई करने में कामयाब रही है। और देखना ये होगा कि पाकिस्तान की टीम जिसने आखिरी ओलंपिक 1984 में जीता था लॉस एंजल्स में, और हमने आखिरी मरतबा 94 में लाहौर में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी, और जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हमने सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में जीता था 94 में। और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है बैनुल अक़वामी सतह पर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिस पर हम फ़ख्र कर सकें। बहरहाल आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। उनमें से हॉकी से जिनका ताल्लुक़ है वो हैं नईम अहमद, जिनका हॉकी का इंटरनेशनल कैरियर जो है 89 से 95 तक रखा। ज़्यादातर वो उन्होंने जूनियर टीम की में मतलब ये कि नुमाइंदगी की, पार्टिसिपेट किया और दुनिया भर की टीमों के ख़िलाफ़ उन्होंने मैचेस खेले, टूर्नामेंट्स खेले। सीनियर टीम के ख़िलाफ़ भी उन्होंने सीनियर टीम में भी वो शामिल रहे और ख़ास तौर से जर्मनी के ख़िलाफ़ उन्होंने सीरीज़ खेली, हॉलैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने सीरीज़ खेली। पाकिस्तान कस्टम की वो नुमाइंदगी करते हैं और कोचिंग के वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ न सिर्फ वो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं बल्कि कराची हॉकी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो मेंबर भी हैं। तो ये इनकी मतलब एक्सपर्टीज़ हैं, इनका खासा एक्सपोजर है। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के हवाले से आसिम ख़ान अमरोही साहब, जो कि ख़ुद भी साबिक़ क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। और एक बात मैं ख़ास तौर से इनके हवाले से बताऊं कि ये टीवी आर्टिस्ट भी हैं और कई एक जो ड्रामे हैं जो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे चल रहे हैं उसमें जो है वो टेलीविज़न पे भी आते हैं। तो ये इन चीज़ को इन्होंने छुपा के रखा था, लेकिन ज़ाहिर है जो ड्रामे देखने वाले हैं वो सब इनको पहचानते हैं उस हवाले से भी। बहरहाल नईम अहमद, सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं, आपको सलाम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं कि आप इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताइए कि माशाल्लाह आपका जो करियर जूनियर की आपने काफ़ी नुमाइंदगी की और आप देखें जूनियर टीम जो है हमारी हाल ही में मस्कत में उसने जो है सेकंड पोजीशन हासिल की, उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही। जो लीग मैचेस थे सेमीफाइनल में भी उसने बड़े मार्जिन से शिकस्त दी अपनी मुखालिफ टीमों को, लेकिन फ़ाइनल में जो है वो भारत से हार गई। नो डाउट भारत की एक अच्छी टीम है, उनका एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है और वो रेगुलर मतलब हॉकी खेलते रहते हैं। तो जूनियर हमारी टीम जो है उससे जो है तवक्कात की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन चूंकि आपका ज़्यादा करियर जो है जूनियर टीम के हवाले से गुजरा है, आप आजकल कोचिंग भी कर रहे हैं नेशनली और इंटरनेशनली, ये बताइए कि आपने हॉकी की इब्तिदा जो है कहाँ से की और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? जी, मैंने हॉकी का जो स्टार्ट है वो 88 से लिया। आई एम फ्राम गुजरांवाला, तो वहाँ से मैंने अपनी हॉकी का स्टार्ट लिया है। और उसके बाद 3-4 साल के बाद फिर मैंने लाहौर गया, एडमिशन फिर मैंने अपना करवाया। लाहौर MAO कॉलेज की टीम बहुत अच्छी थी और वहाँ पे GC कॉलेज था, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, जहाँ पे कि शेख रमज़ान साहब भी थे। और हमारा MAO कॉलेज से ताल्लुक़ था जिसमें हमें बजीद ख़ान साहब थे, पाकिस्तान टाइम्स के मतलब रिपोर्टर थे। बजीद ख़ान बड़े सीजन्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। जो पाकिस्तान उन्होंने उनके साथ वो हमारी मतलब सुपरविजन में थे। अच्छा। तो वहाँ से स्टार्ट लिया। तो वहाँ फिर मैंने तकरीबन कोई 87-88 में जो है ना लाहौर में एडमिशन के बाद मैं 2 साल के बाद 89 में मैं पाकिस्तान जूनियर टीम में आ गया था। अच्छा, ये बताएं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम सीनियर से भी खेले, सीरीज़ के लिए आपने, गो के जूनियर से आपने ज़्यादा मतलब ये कि पार्टिसिपेट किया, तो किन मतलब ये कि टीमों के ख़िलाफ़ आपने नुमाइंदगी की और कहाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही? जी, मैंने पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ तकरीबन जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, कोरिया, इंडिया, जापान, बांग्लादेश, मलेशिया,
मतलब तकरीबन जितनी भी टीमें हैं, मतलब कि उनके ख़िलाफ़ मैंने पाकिस्तान जूनियर की टीम के साथ खेला है। और हमने मतलब काफ़ी यूरोप टूर किए, वहाँ 4 नेशंस टूर्नामेंट खेले, स्पेशली हॉलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर 4 नेशन जो टूर्नामेंट थे उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जीते और गोल्ड मेडल लिया उसमें। और उसके बाद फिर ये था कि हमारा फिर 3-4 यूरोप टूर्स थे। उसके बाद फिर जूनियर एशिया कप था, उसमें वो भी हमने जीता। और उसके बाद फिर जूनियर वर्ल्ड कप आया तरासा स्पेन के अंदर, वहाँ पे हम लोग हॉलैंड से सेमीफाइनल जीते 3-4 से, और उसमें भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही और मैंने फ़र्स्ट गोल मैंने किया। और उस मतलब टोटल तकरीबन कोई मतलब यूरोप टूर था हमारा हॉलैंड जर्मनी स्पेन का, उसमें मैंने मतलब तकरीबन कोई 22 से 23 गोल किए और मैं टॉप स्कोरर रहा। और मेरी साइड मतलब लेफ्ट इन थी तो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब शहबाज जूनियर की जगह पे मैं मतलब खेलता था ना। तो जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर भी समीउल्लाह साहब हमारे हेड कोच थे, तो उसमें भी तकरीबन पूरा वर्ल्ड कप जो था वो मैं खेला हूँ। शहबाज जूनियर को वो खिलाते थे लेकिन ज़्यादातर राइटिंग जी। तो उसमें पूरे वर्ल्ड कप के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मेरे तकरीबन कोई 5-6 गोल थे और हम लोग फाइनल और हारे। आप तो वर्ल्ड कप जो 94 में हुआ था उसकी जो टीम अनाउंस हुई थी उसके स्टैंड बाई भी थे जी। 94 जो वर्ल्ड कप सिडनी में हुआ, पाकिस्तान ने विन किया, उसका मैं स्टैंड बाई था। उसका लास्ट कैंप यहाँ कराची में लगा, तो उसमें भी मेरा काफ़ी चांस बनता था, लेकिन एक्चुअली अब मेरी साइड लेफ्ट इन थी और शहबाज सीनियर साहब जो थे चलें जनाब वो खेल रहे थे। तो उसमें तो कोई चांस जब बनता ही नहीं। इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर्स होते हैं तो जाहिर है उस वक्त फिर थोड़ा सा मामला हो जाए, और ऐसा बहुत से प्लेयर्स के साथ हुआ है। बहरहाल हॉकी पे बात करेंगे। जनाब आसिम खान अमरोही साहब, पहले तो लगता ये है कि चूंकि आपके नाम के साथ अमरोही लगा है तो ऐसा मतलब वो आता है कि रईस अमरोही, जॉन एलिया वो भी अमरोही से ताल्लुक़ था, तो क्या कोई निस्बत है उनसे? देखें, निस्बत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो हम करेंगे। पहले तमाम वीनस टीवी देखने वालों को मेरा यानी मोहम्मद आसिम खान का सलाम पहुँचे। बहुत शुक्रिया सर आपने इनवाइट किया। बात ये है कि जो आपने बात की जॉन एलिया साहब से या रईस अमरोही साहब से, इनसे जो निस्बत है वो ये है कि एक अक़ीदत की निस्बत है। अच्छा, बेसिकली मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरे तकरीबन फैमिली का जो बिलोंग करती है वो अमरोहा से ही करती है, और स्टिल मोस्टली जो रिलेटिव्स हैं वो वहाँ रहते हैं। तो हमारा और रईस अमरोही साहब का जो मेरे नाना और नानी और दादी वगैरह का बताना है कि पड़ोस था, बिल्कुल नेबर थे। अच्छा, जाहिर है आप क्रिकेट के तो खिलाड़ी थे, जैसे जाहिर है खेलते हैं सब क्रिकेट, फिर आप माशाल्लाह आजकल तो स्पोर्ट बल्कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हम आपको देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ ड्रामों में भी देखते हैं। तो ये क्या बचपन से था? नहीं बॉस, इसके अंदर ऐसा है कि बस एक कुदरती एक अंदर से आवाज़ आती है कि यू कैन डू इट आसिम, यू शुड डू इट। तो मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं। बस चले हम बाहर की आवाज़ की बात करते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी का ऊँट जो है, ये बताइए क्रिकेट पे आते हैं कि वो किस करवट मतलब बैठने का नाम नहीं ले रहा है, और आप क्या समझते हैं कि मतलब क्या हमारी प्लानिंग या हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसका ये फेलियर है, या आप समझते हैं कि भारत जो है हमें लेट डाउन करने के सिलसिले में बहुत आगे निकल गया है? सर असल में बात यह है कि इंडिया की टीम जितनी मजबूत है ना, उसका बोर्ड उतना ही कमज़ोर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, लेकिन वो तो हुकूमत की बात है ना जी, हुकूमत नहीं इजाज़त देती ना। देखें, बोर्ड और हुकूमत, बोर्ड ही तजवीज़ देता है आई थिंक गवर्नमेंट को, ठीक है। तो बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा होता है तो इंडिया सबसे पहले उस पर आवाज़ उठाता है। आवाज़ से मुराद ये है कि उसके ख़िलाफ़ जो साजिशें करना शुरू कर देता है। ये एक साजिश ही है। अभी एक नया एक चीज़ लेके आ गए जी, उसको जो है ना T20 होने चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी को। वो मैं सवाल करूंगा अभी तो हाँ। ये मतलब यानी कि उनको इतना खौफ होता है पाकिस्तान से खेलने का, पाकिस्तान में आने का, बल्कि वो ये चाहते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट परवान ना चढ़े। एक वक्त था जब पाकिस्तान में क्रिकेट बैन हो गई थी बिल्कुल, उस वक्त वो बड़े उनके ढोल तमाशे थे, बड़े जोश व खरोश था। अब अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में खुशहाली आई है, अमन आया है, तरक्की आई है। उसके साथ साथ क्रिकेट का बहुत प्रमोशन भी लिए, क्रिकेट हो रही है मुस्तकिल। जब यहाँ पर दुनिया की तमाम टीमें, ऑस्ट्रेलिया, अब आप ये देखें ना कि हमारी 10 साल से PSL जो है कामयाबी के साथ जारी है, और दुनिया भर के क्रिकेटर जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और उसका एक सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया, जिसके नतीजे में जो टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड 20 साल से नहीं आ रही थी वो आ चुकी हैं। तो अब तो
मतलब ये कि सिक्योरिटी का तो कोई बहाना ही नहीं है। कोई बहाना ही नहीं बनता। दूसरी बात ये कि जब वो टीमें यहाँ से जाती हैं तो क्या वो पाकिस्तान की बुराई करती हैं? नॉट एट ऑल। वो तो पाकिस्तान की तारीफ करती हैं। वो तो वहाँ जाके बताती हैं कि जितनी हाई प्रोफाइल जो सिक्योरिटी उनको दी गई, प्रोटोकॉल जो दिए गए उनको, तो एक तरह से जिस तरह प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको दिए जाते हैं, वो सिक्योरिटी दी जाती है, तो वो तो बड़े खुश होते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर इंडिया अगर आप लेंगे तो इंडिया यहाँ आने से बिल्कुल हमेशा जो है ना इसके हासिल करता है। क्यों इसके हासिल करता है? वो समझते हैं पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान को जब पाकिस्तान में जाएंगे तो खुदा न खास्ता अगर उनको शिकस्त होती है तो इससे भी बड़ा खौफ खाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया वालों के पास इतनी अकल नहीं है, मैं आपके चैनल के तवज्जो से बात कर रहा हूँ, इतनी अकल नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड उठाएँ ओडीआई के, अगर आप रिकॉर्ड उठाएँ टेस्ट क्रिकेट के, तो पाकिस्तान का पलड़ा आज भी भारी है इतने सालों के बाद। क्यों ये पाकिस्तान से बायलेटरल सीरीज नहीं खेलते, पाकिस्तान से खेलते हुए डरते हैं। जब पाकिस्तान की टीम मजबूत टीम थी उस तक पाकिस्तान का इनका कंपटीशन होता था, पाकिस्तान इनको बीट करता था हमेशा। अब जब इनकी टीम स्ट्रांग हो गई है उसके बावजूद भी घबराते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा इंडिया वाले भाइयों, जितने भी सुनना है, स्पेशली उनके बोर्ड या उनकी गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलें और आपका जो रिकॉर्ड है उसको बेहतर करने की कोशिश कर लें। इसी बहाने आ जाएं, इसी उम्मीद से आ जाएं भाई। चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी अच्छी उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है फ़ौरन वापस आते हैं, इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। एक मरतबा फिर हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी नईम अहमद और क्रिकेट एक्सपर्ट आसिम खान अमरोही। आसिम, ये बताइएगा कि लग ऐसा रहा है कि आईसीसी जो है वो भारत के हाथों यरगमाल है, और अब जय शाह साहब जो ज़ाहिर है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, वो चेयरमैन भी आईसीसी के चेयरमैन बन गए। आप क्या समझते हैं कि क्या उम्मीद है उनसे कि वो सबको एक ही नज़र से देखेंगे, या वो ये समझेंगे कि मैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड में ही शामिल हूँ अभी? देखिए सर, बात ये है कि जो खेल होते हैं ना, वो खेल नफ़रतों को ख़त्म करते हैं, मोहब्बतों को पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है, गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ पे इंडियंस के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त उनके पास जो जय शाह साहब हैं, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो ये फिनोमेना है, जो लोगों की सोच है, इस सोच को, इस रविश को तब्दील कर सकते हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट दें। और जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है, भारतीय टीम को पाबंद करें कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके खेले। इस तरह क्या होगा सर, न सिर्फ एक अच्छा पैगाम जाएगा पूरी दुनिया में, खेल अमन का एक पैगाम देते हैं ना, आप उसी से कतराते हैं। तो जय शाह साहब के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब वो देखना ये है कि किस तरह का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उम्मीद यही नज़र आती है, जो माजी में करते हैं शायद वही करेंगे। अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते हम। जी नईम साहब, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि वो अच्छी उम्मीद लगाएं। नईम, ये बताइएगा कि अभी हाल ही में जैसा मतलब ये कि पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है उसे वर्ल्ड कप खेले हुए एक ज़माना हो गया, लेकिन मस्कत में हमारी जूनियर जो टीम थी उसने एशिया कप में सेकंड पोजीशन हासिल की। उसकी परफॉर्मेंस जो है कमोबेश तमाम ही टीमों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी रही, बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। तो मैं ये समझता हूँ बड़े एक मस्बत पहलू है हमारी टीम की परफॉर्मेंस का। लेकिन भारत के ख़िलाफ़ हमारी टीम जो है वो फ़ाइनल में शिकस्त खा गई 5-3 से।
इस पूरी परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं जूनियर की? जी देखें, अभी परफॉर्मेंस अगर सेकंड पोजीशन देखी जाए तो उसको तो बेहतर पोजीशन है हमारी, और फिर हम और वर्ल्ड इसका कप के सबसे लिए मजबूत पहलू ये है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इसका सबसे बिल्कुल मुस्बत पहलू ये है कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि बहुत अरसे बाद मतलब कि है। अब मुझे याद है अच्छी तरह कि हमारा ये 1993 के अंदर तरासा वर्ल्ड कप में जूनियर टीम जो थी हमारी, उसने लास्ट वो सिल्वर मेडल लिया। जर्मनी से हम लोग फाइनल हारे थे। उसके बाद से लेके जूनियर टीम ने फिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ही नहीं किया था। फिर ताहिर जमां के पास भी टीम रही, अभी आके ये 2024 के अंदर जो है टीम ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए। ओवरऑल इसकी मतलब कि जो परफॉर्मेंस थी टूर्नामेंट के अंदर अच्छी रही, लेकिन इसके अंदर देखें अब पाकिस्तान टीम खेल किन के साथ रही है, वो मतलब बांग्लादेश है, ठीक है, उसके बाद ओमान है। देखिए इन टीमों की रैंकिंग देखें ना कि कहाँ है, तो उसके बाद फिर एक मैच पाकिस्तान का जो है ना वो अच्छा आता है इंडिया के साथ, जो कि मैं कहता हूँ कि वो मैच में चीन को जो हराया सेमीफाइनल में वो भी अच्छी थी। चीन भी अच्छी टीम है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है रियाज भाई। इसके अंदर अगर पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जापान टीम अच्छी थी और इंडिया टीम अच्छी थी और पाकिस्तान, और ये तीनों टीमें मतलब बेहतर थी। बाकी टीमें उस कैलिबर की नहीं थी। और इसके अंदर पाकिस्तान ने मतलब इंडिया का जो मैच था फाइनल जो हुआ पाकिस्तान का, देखिए उस मैच को अगर आप मतलब कि A to Z देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन इंडिया इससे ज़्यादा गोल कर सकती थी। अच्छा नहीं, ये बताइए, क्योंकि अब तो आप जाहिर है कोचिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ टीमों की, एक सही एज जो है वो खिलाड़ी की क्या होती है, जूनियर खिलाड़ी की, जहाँ से कोचिंग शुरू करनी चाहिए? इसलिए कि 24, 25, 28 साल में तो कोई कोचिंग नहीं होती। क्या सही एज क्या होती है? देखिए सही एज एक प्लेयर की, अगर उसके ऊपर जब कोचिंग की ज़रूरत होती है उसको, वो मतलब 10 से 11 साल 12 साल के अंदर है। तो ये एक बेहतरीन एज है जहाँ से कोचिंग स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि आगे फिर अंडर 14 टीम बनती है। जैसे हमारे पहले एक सिस्टम था, 14 थी, 16 थी, अंडर 18 थी, फिर अंडर 21, फिर सीनियर टीम जाती थी। अब वो सारा जो स्टेट मतलब कि सारा वो मतलब कि एक सिस्टम था वो इन्होंने आउट कर दिया है। अब डायरेक्ट बंदा पाकिस्तान टीम में आता है। फिर पाकिस्तान टीम के कैंप में मैं ये देखता हूँ कि सीनियर टीम जो होती है वो वहाँ पे उनको हिटिंग और स्टॉपेज सिखाई जा रही होती है, जबकि ये तो बड़ा ही अर्ली स्टेज बेसिक चीज़ है ये ना। अब वहाँ अगर हमने उनको हिटिंग और स्टॉपेज सिखानी है, जो कि आपको पता पाकिस्तान टीम की स्टॉपेज इंतहाई मतलब वीक रही है हर मतलब उसके अंदर जो है ना, तो अगर हमने वहाँ पे ये चीज़ें सिखानी है तो फिर बेसिक वो जो चीज़ जो चाहिए पाकिस्तान टीम को, उस पर हम कब आएंगे? तो इसलिए जो अर्ली एज है और बेहतरीन एज है कोचिंग की, वो है 10 और 12 के दरमियान। अच्छा जी, आसिम भाई ये बताइए यार कि पाकिस्तान ने नो डाउट के जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आपने कामयाबी हासिल की, और ये भी अच्छी बात है कि काफ़ी अरसे के बाद जिम्बाब्वे जैसी टीम के ख़िलाफ़ हमने कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया कि नए लड़कों को इंडक्ट किया, वरना हम हमेशा ये देखते थे कि जो फर्स्ट 11 होती थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लेयर हमारे परफॉर्मेंस दे रहे होते थे, ए ग्रेड के, वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के, बांग्लादेश। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि आपने नए खिलाड़ियों को चांस दिया और फिर आप सीरीज़ जीते, T20 भी जीते, गो के एक मैच हार गए लेकिन जीते। अब चैम्पियंस ट्रॉफी होने वाली है, जनूबी अफ्रीका हम गए, गो के T20 में हमारा रिकॉर्ड कमोबेश उनके बराबर है। हमने 12 मैचेस जीते हैं, उन्होंने 11, और अगर पहला मैच जो अब इस सीरीज़ का जीत गए तो 12-12 हो गए, ठीक है नहीं? तो अब आप ये बताइए कि इस सीरीज़ को, T20 को किस तरह से देखते हैं? गो कि अभी उसका मैच बाकी है, लेकिन जो वनडे सीरीज़ आ रही है उसको किस तरह से देखते हैं? इसलिए कि हमने देखा कि बाबर आजम जो है वो कप्तानी के बाद से लग नहीं रहा कि वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही, जिन पे हम ज़्यादा मतलब भरोसा करते हैं। हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस को अच्छी रही, रिजवान की, साइम की, तो मतलब ये खैर टीम अच्छी है, लड़के भी अच्छे हैं। तो वनडे में आप क्या तवक्कुह कर रहे हैं इसमें? हाँ देखिए सर, बात ये कि एक वक्त था, अगर मैं बैक चला हूँ 1 साल पीछे, तो टीम में बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से पॉलिटिक्स थी, और इस वक्त जो है टीम के अंदर चूँकि नए लड़कों को मौका दिया जा रहा है। पहले किसी नए लड़के की जगह बनने ही नहीं दी जाती थी सर,
कोई ना कोई किसी न किसी बहाने से किसी लड़के को किसी न किसी तरह आउट कर दिया जाता था। लेकिन इस वक्त अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और फिर आपस में जब आप, जो मेरे सीनियर्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त, लाइक बाबर आजम हो गए या रिजवान हो गए, शाहीन हो गए, इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, न सिर्फ आज, यस्टरडे और टुमारो, उस वक्त के ऊपर कि आपने परफॉर्म करना है। चूँकि आप ही जो है ना गाइडलाइन देते हैं अपने जूनियर्स प्लेयर्स को। पाकिस्तान की टीम कमज़ोर नहीं है, साउथ अफ्रीका की सरजमीन के ऊपर साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। बस आपने यूनाइटेड होकर खेलना है, आपने जेल होकर खेलना है और आपने वो परफॉर्म देना है जिसकी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी आवाम आपसे रखती है, जो 25 करोड़ आवाम आपको चाहते हैं। बात यह है कि ये जो 20, 25 या 16 लड़के या 15 लड़के जा रहे होते हैं, ये कौन लोग होते हैं सर? ये 25 करोड़ आवाम होती है। 25 करोड़ आवाम में से इनको चुना जाता है उस टीम के लिए। और अगर ये भी परफॉर्म ना करें, ये भी आपस में इख्तलाफात रखें कि इसकी कैप्टनसी के अंदर फतह नहीं होनी चाहिए, अपनी डेलिब्रेटली परफॉर्मेंस अच्छी ना दें, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है किसी भी खेल का। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। देखिए, ग्रुप बंदी उस वक्त होती है जब बोर्ड कमज़ोर होता है। सही। जब बोर्ड मजबूत होता है, आपकी सिलेक्शन कमेटी मजबूत होती है, जैसा कि इस सिलेक्शन कमेटी ने करके दिखाया, तो उन्होंने जो एक मतलब ग्रुप था उसको उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद जो है वो चेक एंड बैलेंस आ गया। परफॉर्मेंस देंगे तो टीम में होंगे, वरना आप रेस्ट के बहाने बाहर होंगे। बहुत अच्छा काम किया है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। जिस टाइम में टेम्प्रेरी शाहिद खान अफरीदी को बनाया था सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर जो बने थे वो, तो उन्होंने मीर हमजा को मौका दिया था। सरफराज को 3 साल के बाद टीम में वापसी लेके आए थे। तो इस तरह इस वक्त जो इस कमेटी ने फैसला किया, जो नई कमेटी है उसने जो नए लड़कों को मौका दिया, एक ग्रुप बंदी थी उसको तोड़ा, ये एक अच्छा। लेकिन टेक्निकल साइड पे हम अभी भी कमज़ोर हैं। आप ये देखिए, जनूबी अफ्रीका ने 14 छक्के मारे हैं और हम पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा सर, अच्छा, रिजवान ने नो डाउट मतलब है कि 74-75 रन बनाए उन्होंने, ठीक है, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं करा, फिनिशिंग अच्छा सर, नहीं करा वो जो रन हैं उनके बिल्कुल अच्छा बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन वो इंडिविजुअल काउंट होते हैं, वो आपकी टीम के लिए किसी काम के नहीं है। क्यों कि जब लेकिन इतना तो मार्जिन प्रोविजन रखे ना कि दूसरे बैट्समैन भी तो नहीं चले ना, सिवाय अच्छा, मसला ये है कि आप जब दूसरे बैटर्स जो होते हैं उनके ऊपर सिर्फ एक प्रेशर देंगे कि आपने हिटिंग करनी है। सर होता क्या है T20 के अंदर, अगर मैं अच्छा ऊपर से स्ट्राइक रेट नहीं देता हूँ ना, तो नीचे आने वाले जितने बैट्समैन होते हैं ना उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है ना सर। तो ऊपर से हमें लेके चलना होता है, पावर प्ले का हमने भरपूर इस्तेमाल करना होता है। साइम को मेरे ख्याल में ओपन कराना चाहिए था, चाहे बाबर को नीचे लेके आते आप। तो जो एक ओपन पेयर बन गया है, प्रॉपर बनता जा रहा है, तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, आई थिंक सो। अच्छा, नहीं, हमने ये देखा कि लास्ट जो हमारी टीम टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया हमारी टीम ने, सीनियर टीम ने, तो हमें पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी शूट आउट का मसला रहा। फील्ड गोल तो हमने किए, गो के मिसिंग हमारी हुई, लेकिन अभी तक हम जो कमांड और कॉन्फिडेंस होना चाहिए पेनल्टी कॉर्नर्स पे और पेनल्टी शूट आउट पे, वो अभी तक हमने हासिल नहीं किया। और आपने देखा कि पेनल्टी शूट आउट ना सही लगाने की वजह से हम हार गए थे पिछले। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये भी एक स्किल है, पेनल्टी शूट आउट और पेनल्टी स्ट्रोक। अब पेनल्टी स्ट्रोक तो ख़त्म हो गया, पेनल्टी शूट आउट है और शॉर्ट कॉर्नर है, पेनल्टी कॉर्नर है। लेकिन इसके अंदर हमारा सुहेल अब्बास के बाद से जो है ना कोई ऐसा पेयर नहीं बन सका कि इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकें, और ना ही मतलब इन फ्यूचर ना ही हमने प्रेजेंट के अंदर कोई ऐसा परफॉर्म किया है। तो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और इसको मतलब बेहतर कोचिंग की ज़रूरत है। आपने सुहेल अब्बास का नाम लिया, सुहेल अब्बास से तो दूसरे मुल्क के लोग जो हैं फ़ायदा उठा रहे हैं और हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, और यही शोबा हमारा कमज़ोर है। जी, बस बदकिस्मती इसको बोल दें कि इसको तो मैं बदकिस्मती कहूँगा कि अगर एक प्लेयर से दूसरी कंट्री जो फ़ायदा उठा रही है और उससे आप नहीं उठा रहे, और इसके रीज़न जो हैं वो मतलब सबको ही पता है कि क्या है रीज़न, कि इनको ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, मतलब जो डर्टी पॉलिटिक्स बोलेंगे इसको, कि जिसकी वजह से हमारे जो अच्छे और जिनसे हम कुछ हासिल कर सकते हैं प्लेयर, जो कि माजी में उनका एक रिकॉर्ड है, उनको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते और वो जाके किसी दूसरे मुल्क के लिए ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, नहीं, फ़िज़िकल फिटनेस और स्टेमिना कितना ज़रूरी होता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। एक दूसरी बात ये कि आप ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली हमारे खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फिटनेस और जो स्टेमिना है उसका जो मतलब लेवल है वो नहीं है जो इंटरनेशनल मेयार की जो मतलब जिसमें ज़रूरत है, जो इंटरनेशनल। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अब जो हॉकी हो रही है
सर ये इतनी फास्ट हॉकी है कि इसके अंदर 100% नहीं, मैं कहूँगा कि 200% फिटनेस चाहिए। और उसकी मतलब कि हमें हमारी जो टीम के अंदर इसका फुकदान रहा है कि हम लोग मतलब 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद जो है ना अक्सर ही हमें मैच हम लूज़ किए हैं। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, तो उस पर ज़ाहिर होता है कि ज़ाहिर हमारी फिटनेस वो नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए हमें करना चाहिए कि हमें फ़िज़िकल फिटनेस जो मतलब कि फ़िज़िकल ट्रेनर जो हैं उनको बुलवाना चाहिए, जो अच्छे ट्रेनर हैं जो कि टीम को फिट कर सकें। और अच्छा, आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि जिस लड़के की उम्र 25-28 साल है उसको सच कोचिंग से ज़्यादा जो है फिज़िकल ट्रेनर की ज़्यादा ज़रूरत होती है? कि इसलिए कि कोचिंग जो है, जैसा आपने अभी पहले कहा कि कोचिंग की जो सही उम्र है वो तो 10-12 साल है। उस वक्त जब आप लड़के को सिखाते हैं तो हमेशा के लिए वो पिक कर लेता है। तो जो लड़का 50-60-70 मैचेस खेल ले उसे ऐसे कोई कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप समझते हैं कि फ़िज़िकल फिटनेस पे और स्टेमिने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से तो जो 25 से 26 साल का जो प्लेयर होगा उसको तो फिटनेस की ही ज़रूरत होती है। सही। बाकी तो देखें सब चीज़ें उसके अंदर अब होती हैं, जो आर्ट है उसके अंदर या जो उसकी स्किल है वो अपनी जगह के ऊपर स्ट्रॉन्ग करती हैं। वो उसको ज़रूरत होती है फिटनेस की। और उस टाइम के अंदर क्योंकि हमारी टीम के साथ जो है ना अनफॉर्चुनेट के फ़िज़िकल ट्रेनर की बहुत कमी है। ये खुद ही मतलब कि एक बंदा है वो कोचिंग भी कर रहा है, वो फिज़िकल ट्रेनर भी है, वो जनाब अली फ़िज़िकल वो भी है, फिटनेस भी देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखें अलग अलग शोबे हैं और इनको चाहिए कि फ़िज़िकल ट्रेनर पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए, ताकि वो जो 25, 26, 27 साल के जो प्लेयर्स आप चला रहे हैं उनको तो उनसे अच्छा फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि हॉकी फिटनेस के बगैर ज़ीरो है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आसिम, अभी पहले बात हो रही थी कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि पाकिस्तान में हो रही है। मेज़बान की हैसियत से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए, उसके शाया निशान होनी चाहिए। सही। तो आप समझते हैं कि ये जनूबी अफ्रीका से जो हमारी अभी सीरीज़ होने जा रही है ओडीआई, वो कितनी मतलब अहमियत की हामिल है? बिल्कुल सर। और उसमें हमें क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए? देखिए सर, आपकी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोग खेल रहे हैं, इसमें सबसे अहम ये है कि हम दायरा गैर में जाके जब किसी टीम को शिकस्त देते हैं तो आपका मोराल, आपका जो होप्स है ना वैसे ही बढ़ जाती है। और खुदा न खास्ता आपको शिकस्त होती है ऐसी लड़के तो कोई इशू नहीं होता। और शिकस्त वन साइडेड होती है तो हमेशा आपके लिए माइनस पॉइंट होता है वो। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में बिल्कुल होने वाली है चैम्पियंस ट्रॉफी, तो इस वक्त पाकिस्तानी टीम को फतुहात की अशद ज़रूरत है। अगर पाकिस्तानी टीम वहाँ से जीत कर आती है तो हौसले वैसे ही बुलंद होते हैं। और अगर शिकस्त होती है खुदा न खास्ता और बड़े मार्जिन से होती है तो पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किलात पैदा होती है। मुश्किलात से मुराद क्या है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो साइकोलॉजिकली ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लाइक अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हमारी टीम में जो लड़कों में फुदान वही है कि मेंटली तौर पर ना इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेंटली आपको फिज़िक्स के साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है। क्यों? आप एक शिकस्त को अपने दिमागों पर सवार नहीं कर सकते, एक ख़राब परफॉर्मेंस को अपने दिमागों पर सवार नहीं कर सकते, या एक अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर आप ज़िंदगी भर अच्छा नहीं खेल सकते। अच्छा, किसी भी टीम के लिए, सॉरी टू कट यू, मतलब टीम के खिलाड़ियों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है, ज़ाहिर उनका जहन भी काम करना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि एक कप्तान का टाइमली डिसीजन लेना के सिचुएशन के हिसाब से, जैसे पैट कमिंस थे तो वो जो डिसीजन लिया करते थे पूरी टीम उनको सपोर्ट करती थी और जो वो चाहते थे वो उस तरह से निकलता था, लेकिन उनके डिसीजन बड़े स्मार्ट हुआ करते थे पैट कमिंस के। तो आप समझते हैं कि कप्तान को जो है वो, और T20 या वनडे में, T20 में तो खैर इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता कि आप अपनी चीज़ों को सीधा करें, एक मरतबा गलती कर दी तो कर दी। वनडे में और टेस्ट में तो टाइम होता है। तो चूँकि हम तो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करें, आप क्या समझते हैं रिजवान की कप्तानी को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, प्लेयर तो वो अच्छे हैं, कप्तान लाइक अ ड्राइवर, आप अपनी पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं अपने साथ, ठीक है। या आप इसको ये कह सकते हैं कि एक लीडर होता है कप्तान, तो उसके लिए अशद ज़रूरी होता है उसको
राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन। आपने पैट कमिंस की मिसाल दी, मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूंगा सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद भी उन कप्तानों में उनका शुमार होता था या होता सबसे कामयाब कप्तान थे। जी। यानी उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई पाकिस्तान को, जी सर। जूनियर वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया, जी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे तो पीएसएल का वो उन्होंने तो जितवाया। फिर कराची की टीम के वो कई मरतबा कप्तान थे, तो वो उन्होंने मतलब फतवात दिलवाई, और उनको जो कप्तानी से जब हटाया गया उस वक्त हटाने की ज़रूरत नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि वहीं से जो है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी नीचे आ गई। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए सर। बात ये है कि राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लेना, और रिजवान क्योंकि सरफराज के साथ भी रहे हैं, बाबर के साथ भी रहे हैं, और सीनियर प्लेयर्स के साथ भी रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनके पास एक अच्छा मौका है और इस अच्छे मौके को वो मिस नहीं करेंगे। और अपनी कैप्टनसी, जिस तरह वो बैटिंग या अपनी कीपिंग के लिए मशहूर है, इसी तरह अपनी कैप्टनसी से भी लोगों के दिल जीतेंगे। और दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने राइट डिसीजन लेने होते हैं। कप्तान का काम यही है, राइट डिसीजन राइट मौके के ऊपर बोल्ड होकर केयर करना पड़ता है। खौफ ज़्यादा नहीं होता है, कप्तान कभी डरता नहीं है, कोई भी अपना फैसला लेने से डरता नहीं है। और यहाँ हम राइट डिसीजन लेने जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं वक्फे के लिए। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आते हैं और यहीं से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर नईम अहमद और क्रिकेट एक्सपर्ट आसिम खान अमरोही। नईम, ये बताइएगा कि यार हमने पिछले दिनों में देखा कि दो फेडरेशनें बन गई जो कभी भी हॉकी में नहीं बनी थी। ये बड़ी बदकिस्मती है, इसलिए कि हम लोगों का ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से, हॉकी से। अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी दो हॉकी एसोसिएशन बन गई हैं। तो मतलब ये कि आप क्या समझते हैं कि ये मतलब हॉकी की तबाही नहीं है ये? जी बिल्कुल, हॉकी की तबाही है, और तबाही मतलब हो रही है, बल्कि काफ़ी टाइम से इसी तरह हो रहा है कि दो फेडरेशनें बन गई एक टाइम के अंदर, फिर अभी दो एसोसिएशन बन गई हैं। तो ये मैं तो कहूँगा कि जो हमारे ज़ाहिर है पैटर्न चीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको इन चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए। और उनके बगैर मतलब ये चीज़ें, मतलब उनके नोटिस के बगैर ये मामला हल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो सिस्टम है ना, वो मतलब कुछ भी हो जाता है। अब पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने पहले अपना इजलास इस्लामाबाद में किया ड्यूरिंग द जूनियर चैम्पियनशिप, वहाँ पे उन्होंने अपनी बॉडी बनाई। अब कल एक इजलास फिर हुआ है पंजाब का, जिसके अंदर के सेकंड बॉडी बन गई है। अब इनमें से कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला तो जाहिर है और अभी तो बहुत सारे मामला जो हैं कोर्ट में भी हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन जो सेक्रेटरी लेवल के मामलात हैं वो सारे कोर्ट में हैं। और अगर आप देखें तो ऑफिशियल सेक्रेटरी इस वक्त कोई भी नहीं है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा तो किसी ऑफिशियल सेक्रेटरी का। इसकी वजह यही है कि आप देखें जो भी लेटर पीएचएफ के निकल रहे हैं उसके अंदर आपको मेरे ख्याल से हर लेटर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब के साइन नज़र आएंगे, जबकि ये काम जनरल सेक्रेटरी का होता है। तो अभी नहीं, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन भी है। अगर आप मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो जो सियासी मामलात हैं वो उधर बिज़ी हैं, ज़ाहिर है इधर कंसंट्रेशन नहीं है। लेकिन जो वजारत है उसको देखना चाहिए। तो
ये सियासत कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी? जी, अब ये सियासत तो जो है ना सर मतलब कि ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि वरना मतलब मेरे ख़्याल से फिर हॉकी ही ख़त्म होने की तरफ जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो स्ट्रेटजियाँ बन रही हैं इस सियासत की वजह से। अब देखें, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे ओहदेदारान हैं जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के भी लिए भी उम्मीद रखते हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन उनका कहना ये है मुतादद इंटरव्यूज़ के अंदर कि पाकिस्तान हॉकी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो फिर उम्मीदवार हैं। देखिए, एक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि ये ठीक नहीं हो सकती, तो मुझे एक कंट्राडिक्शन है। जी जी, तो उसके अंदर मुझे ये चाहिए कि मैं फिर कम से कम उसके अंदर अपना पार्ट जो है वो ना प्ले करूँ। जबकि अब क्या कहना चाहिए उसको, पाकिस्तान कोचिज़ का भी यही हिसाब है कि आप देखें करंटली जो है ना ऐसे कोचिज़ हैं पाकिस्तान टीम के साथ लगे हुए जो कि अपने बच्चों को मना करते हैं, और उन्होंने इस चीज़ का इजहार इंटरव्यू में भी किया कि जी मैं तो अपने बच्चों को कहता हूँ कि जी हॉकी ना खेलें, लेकिन वो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ कोच भी लगना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आता हूँ। देखें, वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि जितनी भी सिलेक्शन कमेटीज़ होती हैं, इसलिए कि उनकी प्रेस्टिज जो है स्टेक पे होती है, तो वो चाहते ही हैं कि मेरिट पे ही खिलाड़ियों को मुंतखब करें। हाँ, एक आध दो लड़के ऐसे होते हैं जो उनको एकोमोडेट या फैसिलिटेट किया जाता है, वो शायद हमारा कल्चर ऐसा है मुल्क का कि वो करना पड़ता होगा। लेकिन एक आम परसेप्शन है कि सिंध के जो खिलाड़ी हैं वो हालिया टीमों में जगह नहीं बना सके। आप क्या समझते हैं कि जो सिंध के खिलाड़ी हैं वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरते, या वाकई उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है? और ज़ाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर मेरिट पे टीम बन रही है, चाहे वो एक ही शहर से बने, एक ही जगह से बने, तो बिल्कुल वो मेरिट पे बननी चाहिए, उस पर यह नहीं होना चाहिए, हाँ मेरिट होनी चाहिए, और चाहे एक ही जगह से बने। आप क्या समझते हैं? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सिंध के प्लेयर जो हैं उनके अंदर बिल्कुल टैलेंट है, और स्पेशली सिंध में भी, कराची में भी, इसलिए कि बल्कि सिंध में हॉकी भी होती है, काफ़ी हॉकी होती नज़र आती है। जी जी, सिंध में मैंने कहा कि जिस अगर तरह से पंजाब हमारा मतलब जी, एक ज़ाहिर है बड़ा सूबा है, वहाँ हॉकी हमने देखा है हर जगह वहाँ पे होती है, और बड़े वहाँ पे ग्राउंड भरे होते हैं, हॉकी का बड़ा शौक है। देखिए सुबह सर, सरहद में है, अब जी, तो बलूचिस्तान में भी है। जी जी जी, देखिए सर, KPK में भी हॉकी बेहतर है, लेकिन अगर मैं जैसे मैं 96 से कराची में हूँ, ठीक है, और मेरा अब जाहिर है समझने जीना मरना इधर ही है ना। तो अब सर मैंने जो देखा, मतलब आई विटनेस कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो यहाँ पे कराची में हॉकी एसोसिएशन ने किया है ना, किया कराची हॉकी एसोसिएशन ने, इस तरह का ग्रास रूट लेवल किसी में नहीं, मतलब इतनी कोशिश नहीं की, और इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। और नो डाउट देखें, पाकिस्तान टीम में भी लड़के आए, और अब अगर आप अभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम में ये लड़के क्यों नहीं आ रहे, अभी जूनियर कैंप लगा है। देखिए, कोई चीज़ रूटीन में नहीं है, 80 लड़कों का कैंप। अब आप भी हॉकी को सर समझते हैं, मेरे से बेहतर समझते हैं, 80 लड़कों के कैंप के अंदर क्या ट्रेनिंग होगी, क्या गेम होगा, क्या उनको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक वो है ना कि आप समझते हैं कि अपनी सीटें बचाने के लिए जो है ना, मैंने कहा, आपने कहा, किसी और ने कहा, तो वो जनाब अली बच्चे को रखते गए। हालांकि देखें, पहले 30 से 32 लड़कों का कैंप होता था सर, प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। आप पहले चुनाव करें ना, उनमें से जो अच्छे हैं लें, लेकिन अगर आप 80 लड़कों, और 80 लड़कों में भी आपने सिंध के लड़के मतलब सिर्फ मतलब दो से चार लड़के रखे, ऐसा नहीं है। सिंध के अंदर हॉकी है, और स्पेशली कराची के अंदर वो मैं खुद देखता हूँ, मतलब बेहतरीन लड़के हैं, लेकिन उन सब को सियासत की नज़र किया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मतलब हैदर हुसैन। देखिए, हैदर हुसैन का ये है कि अब हैदर हुसैन की अगर मैं परफॉर्मेंस देखूँ ना, जितना टाइम, जितनी मेरी लाइफ है हॉकी की, सर मैंने इतना स्ट्रगल करने वाला बंदा नहीं देखा। दिन रात 24 घंटे हॉकी हॉकी हॉकी। एक दौर में बड़ी हॉकी हुई यहाँ पे, और लाखों रुपए के इनामात, मोटरसाइकिल और तमाम चीज़ें, तो ये नौजवानों को बड़ा जाहिर है अट्रैक्ट करती है। ये न्यू जो चेंज है हॉकी के अंदर, मोटरसाइकिल लाना, कैश लाना, मैन ऑफ द मैच देना, ये हैदर हुसैन लाया है। और ये कराची हॉकी एसोसिएशन जो है अभी भी वो जो काम करने जा रहा है और जो कर रहा है, शायद आउटस्टैंडिंग काम है। मैं उसकी तारीफ नहीं सर कर रहा, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैं हॉकी देखता रहा हूँ ना, उसके अंदर मैं देखता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे उसने इंतहाई काम किया, इंतहाई। अच्छा, अपने आसिम अमरोही साहब, काम तो मतलब गैरी क्रिस्टन ने भी किया है और जैसन गिलेप्सी ने भी किया है लेकिन ये कि क्या है मतलब पहले मिक्की ऑर्थर, फिर जो है गैरी क्रिस्टन, और अब जो है जैसन गिलेप्सी,
चले गए और आकिब जावेद जो है वो वाइट बॉल टीम के भी मतलब कोच होंगे। ये क्या हो रहा है? नो डाउट एज ए सिलेक्टर जो है आकिब जावेद ने जो मतलब रवायत से हट के सिलेक्शन किया वो तो सही है, लेकिन अब जैसन गिलेप्सी भी चले गए। बॉस पाकिस्तान क्रिकेट में देखें बहुत फुकदान रहा है और पॉलिटिक्स पाई जाती है। अरे तो जब वो गोरे बेचारे यहाँ पे आते हैं, बड़े होप्स लेकर यहाँ पे आते हैं, वो कंसीडर करते हैं शायद वो इंग्लैंड में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, जब वो यहाँ पर आते हैं सर तो उनको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे कितनी डेप्थ है इस पॉलिटिक्स के अंदर। तो शायद आई थिंक कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, ये मेरा अपना अंदाज़ा है, या उनको उस तरह ओपनली काम नहीं करने दिया जाता। ये उनका शिकवा तो यही है कि उनको ओपनली काम नहीं करने दिया जा रहा। हाँ, तो जब आप ओपनली काम नहीं करने देंगे तो आप फिर ना ही ऐसे लोगों को चुनाव करें, आप उन्हीं लोगों को रखें जो आपके दस्ते शफ़क़त। अच्छा जल्दी जल्दी करते हैं, वक्त क्योंकि कम है। बाबर आजम मतलब क़यादत से अलग हो गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअल जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क़यादत के बाद जिस तरह से वो मशहूर हैं उसके लिए, गो कि उनका कैरियर लंबा है काफ़ी। सर बाबर आजम एक अच्छे बैटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आई थिंक वो अपनी जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो अपने आप को रिवर्ट कर सकते हैं, वापसी ला सकते हैं उस मकाम पर जिस मकाम पर वो थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर अगर कप्तान नहीं है तो उसके अलावा क्रिकेट ही नहीं खेल सकते। वो बैटर ज़्यादा अच्छे हैं, कैप्टनसी की तो उनके अंदर सलाहियत थी नहीं, उनको ज़बरदस्ती किया गया था, लेकिन एज ए बैटर अगर देखूंगा तो पाकिस्तान के। अच्छा हमारे बॉलर्स को कहाँ देख रहे हैं आप? इसलिए कि जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। देखिए पाकिस्तान के पास तेज जो बॉलर है उसकी एक खेप है, और बैक टू बैक आ रहे होते हैं। हारिस रऊफ है, नसीम है, हसनैन है, शाहीन आफरीदी हैं, तो ये जो और भी वो जो नए थे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। एक बॉलर का बहुत ज़्यादा अफसोस है, एहसानुल्लाह का अफसोस है, नहीं तो मैं बोलता हूँ शायद वो साजिद को सिलेक्ट नहीं किया जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग। सर यही तो अलमिया तो यही है कि वो लड़का जिसने लास्ट टेस्ट मैचेस के अंदर इतनी अच्छा परफॉर्म किया उसको अभी तक आप लेके नहीं गए। ये स्ट्रेटेजी कैसा है, प्लानिंग कैसा है, पता नहीं सर, समझ से बाहर है इसकी सियासत है सर। अभी मुझे समझ नहीं आती इस बात की, मुझे क्या बल्कि किसी को भी समझ नहीं आती। जो अच्छा परफॉर्मर होता है, जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म दे रहा था उसको आप उठा के T20 में नाम आ जाता है, जो T20 परफॉर्म दे रहा था उसको ODI में लेते हैं। तो इस तरह के मिसहैप होते रहते हैं, इस तरह के मिसहैप होते हैं, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा नहीं ये बताइएगा यार, एक ज़माने में बड़ी जॉब और कैरियर होता था, 30-35 डिपार्टमेंट्स की टीमें होती थी, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा होते थे, पूल बड़ा होता था, नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको ज़्यादा मिलते थे। अब जॉब और कैरियर नहीं है तो खिलाड़ियों ने भी आना ख़त्म कर दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्टिव्स निकाले थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, इदारे टीमें बनाएं, लेकिन वो नहीं हो सके। उन्होंने मशहूद साहब की ड्यूटी लगाई थी, अभी तक पता नहीं चल रहा है। हो सकता है, हम पुरुम्मीद हैं शायद बन जाएं टीमें। क्या कहेंगे, जॉब कितनी ज़रूरी है? देखिए मैं जॉब के मुतल्लिक ये कहूँगा कि अगर हॉकी को देखा जाए तो हॉकी की ऑक्सीजन जो है वो जॉब है। वेरी गुड। और अगर आप ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो जाहिर है बंदे की क्या हालत होगी वो भी आप जानते हैं। अगर हॉकी के अंदर जो सबसे बड़ा जो है ना, मतलब कि हॉकी के नीचे तबाही का जो बायस है ना, वो जॉब्स बनी हैं। क्योंकि देखें सर, अब मैं पाकिस्तान कस्टम से के साथ अटैच हूँ। अब मैंने 89 से शुरू किया, 95-96 तक हॉकी खेली, उसके बाद फिर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। अब मेरी जो पहचान है ना वो मेरी जॉब है। हॉकी अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरा सर्वाइवल जो है वो मेरी जॉब है। अब अगर किसी प्लेयर को पता है कि मैंने खेलना, अब हम अकेडमीज़ बनाते हैं, अकेडमी के प्लेयर आए, खेले, उनको ट्रेनिंग दी, ये किया वो, लेकिन सर वो जब प्लेयर बनने के बाद वो जाएंगे कहाँ? अब देखें मेरे पास अगर 30-32 प्लेयर हैं एक अकेडमी के अंदर, सारे तो पाकिस्तान टीम में नहीं जाने। सही बात है। 1 2 3 मतलब यही रैंकिंग है ना सर, क्योंकि अकेडमीज और भी हैं। अब बाकी प्लेयर कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मतलब मेरी रिक्वेस्ट है सर, जो हमारे मतलब के ओहदेदारान हैं या जो अभी जो लोग मतलब वजारत स्पोर्ट्स है, कि इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि सर हॉकी प्लेयर जो है ना उसके लिए जॉब्स बहुत ज़रूरी है, और जॉब के बगैर जो है ना सर वो हॉकी नहीं चल पाएगी। अच्छा नहीं, जाहिर है आप दोनों से हमने बहुत सारे सवालात किए, आपने उनके जवाबात दिए। यकीनन जो मेरे सवालात थे हो सकता है शायद वो ना हो जो आप जवाब देना चाहते हो, तो यकीनन कोई ऐसी बात जो हॉकी के हवाले से आपके जहन में हो और आप कहना चाहते हो तो वो ज़रूर कहें कैमरे के सामने, और हमारे नौजवानों को पैगाम ज़रूर दीजिएगा। देखिए मैं हॉकी के लिए ये कहना चाहूँगा कि खुदारा हॉकी के अंदर उन लोगों को लगाया जाए जो हॉकी के साथ सिंसियर हैं। और हमारे जो यहाँ पे मसला ये है कि मतलब मैं फिर दोबारा वही बात बोलूँगा
कि मैं मतलब कि वो लोग लगाए जाते हैं जो कहते हैं कि हॉकी पाकिस्तान की ठीक नहीं हो सकती, और उन्हीं लोगों को सेक्रेटरीशिप दी जाती है, प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। अब भुगटी साहब को प्रेसिडेंट लगाया गया है। देखिए सर, भुगटी साहब जेंटलमैन हैं, हर चीज़ है, अच्छे आदमी हैं, बड़े सादा हैं, लेकिन देखें हॉकी के लिए परफेक्ट नहीं हॉकी है से ताल्लुक जी। नहीं देखें इनमें हमें चाहिए, देखें हमारे पास बहुत बड़े बड़े लीजेंड हैं। देखें हसन सरदार साहब हैं, उसके बाद तोकीर डार साहब हैं, ठीक है सर, उसके बाद जनाब इस्लाहुद्दीन साहब हैं, ठीक है सर। इन लोगों को लाना चाहिए जो कि हॉकी को समझते हैं और हॉकी के अंदर इसके मतलब की चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। देखिए भुगटी साहब बिल्कुल 0/0 हैं। आसिम अमरोही साहब, जनाब कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो मैं ना पूछ सका हूँ, वो क्रिकेट के हवाले से और दूसरे हमारे नौजवानों के लिए मैसेज। देखिए मैं क्रिकेट के हवाले से सर एक ही बात कहूँगा, वो ये कहूँगा कि इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी इस सांस ले रहा है, इसी सांस पे कायम रहे। जो राइट प्लेयर हैं, जो परफॉर्म करते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, खुदा के लिए उनको मौका दीजिए, पर्चियों को साइड कीजिए, उन लड़कों को मौका दें जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, उनके साथ कोई उनकी पर्ची हो या ना हो, आप उनको मौका दें। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की फतह हम सब की फतह होती है। और यंग प्लेयर्स के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप परफॉर्म करते रहें, आप मेहनत करते रहें। आप जंगल में भी मेहनत करेंगे, कोई देखे ना देखे, अल्लाह पाक आपको ज़रूर देख रहा है, एक दिन ज़रूर आपको सिला मिलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब आसिम अमरोही साहब, और बहुत शुक्रिया नईम अहमद साहब, साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी। तो जनाब ये आज का हमारा शो था, हमने क्रिकेट पे बात की, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका के साथ सीरीज़ हो रही है उस पर बात की, और दूसरे उमूर पे बात की, और उसके साथ साथ हमने कौमी खेल हॉकी पे बात की। हमारे मेहमान थे आसिम अमरोही साहब और साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी नईम अहमद साहब। यकीनन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमको इसकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगले प्रोग्राम में किसी एक शख्सियत या शख्सियात के साथ हम एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।